thank you all for joining us. So at the outset, I would सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर देवांश सर has joined us, and thank you very much sir for joining us. It's you always raise the question, and it's always very motivating to have you with us. And of course it's a privilege and pleasure to invite today, introduce to all of you today's expert, and that's no other, that's Dr. Shrikala Acharya Madam. She's additional project director, and from Mumbai District AIDS Control Society, and ma'am has many accolades to her, many feathers to her hat. She's on deputation as additional project director. She's also professor, Department of Community Medicine, Sage GS Medical College and KEM Hospital, Parel, Mumbai. Her areas of interest are implementation science, HIV and TB management, and so we are fortunate to have her here, and also adolescent health. Thank you so much, ma'am, for joining us. Ma'am, can you please switch on your video and आप एक बार hello कर सकें हमारे यात्री staff को? Yeah. Thank you, Dr. Anuradha. Thank you. Today's agenda. Today आज हम बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं, जो कि adherence पे है. Adherence मतलब कि patient का, जो आप जैसे समझते हैं कि patient ने treatment में कितना treatment लिया, कितना नहीं लिया, जैसे कि हम pills count करके देखते हैं. So adherence, as we all know, adherence हमारा backbone है ट्रीटमेंट का, पर HIV के केस में ये और भी ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब बहुत हर जगह हर ट्रीटमेंट में जब आप दवाई लिखते हैं किसी पेशेंट को, तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट योर 80% वर्क इज डन, यू नो कि ये हमने ट्रीटमेंट सॉर्ट आउट कर दी है, ये ट्रीटमेंट है और पेशेंट ये ट्रीटमेंट लेगा. बट फॉर HIV एड्स पेशेंट एंड आवर पेशेंट्स, तो उतना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट दवाई ले जितना पेशेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट. तो सिर्फ दवाई लिखना, दवाई आती बताना, वहां पे वो दैट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप, एंड इट्स अ लॉन्ग वे. और इस पूरे प्रोसेस में उसकी पेशेंट की कंप्लायंस बनाए रखना, पेशेंट अच्छी से दवाई ले, पिल्स ना मिस करे, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर ART क्लिनिक में हम हर रोज एनकाउंटर करते हैं, हर रोज फेस करते हैं, हर रोज इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए आज का टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई और है हमारी एक्चुअल फील्ड प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकली देखा जाए तो. सो वी आर वेरी लकी दैट वी हैव सच अ गुड एक्सपर्ट हु विल बी टेलिंग अस अबाउट ऑल दिस. हम चलते हैं अपनी केस की तरफ. आज हमारा केस प्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर बिस्वजीत मंडल, और फ्रॉम ये मुर्शिदाबाद ART सेंटर से हैं. उनके साथ सिस्टर मिलोनी भी हैं. और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना अच्छा केस भेजा जिसकी वजह से इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो पाएगी आज, और हम सब बेनिफिट करने वाले हैं. मिस्टर बिस्वजीत, आप अपना वीडियो ऑन करके केस प्रेजेंट कर सकते हैं. गुड आफ्टरनून मैम, एंड सर हम विश्वजीत मंडल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट डेस्क से बोल रहे हैं, और मेरा बिसाइड में है मिसेस मिलोनी, स्टाफ नर्स ऑफ मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल. जो केस है हम लोगों का 29 जुलाई 2021 को हम लोग भेजे थे. जो केस है डिफॉल्टेड केस. वो पेशेंट का नाम है आपका दीपक घोष. दीपक घोष का एज है 37 ईयर्स ओल्ड, मेल एंड 50 kg वेट. फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उसका ART स्टार्ट हुआ था 12/3/2020 में. और 14 डेज का मेडिसिन उस टाइम में देते थे हम लोग, ये चलते थे टोनोफेविल, लामोविलिन एंड इफाविलिन के साथ. उसके बाद आपका मार्च टू जून 2020 उसका जो एडहेरेंस था और पेशेंट दवाई लेने का जो तरीका होता है, और जो ठीक ठाक दवाई जो खाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का एडहेरेंस शो करना पड़ता है. तो शो करने के बाद मैंने ग्रीन बुक और आपका व्हाइट बुकलेट में भी मेंशन होता है ये तो पेशेंट का स्टेटस क्या है. एडहेरेंस देख के समझ जाते हैं हम लोग पेशेंट दवाई खाते हैं कि नहीं, ये भी एक चीज है. और पेशेंट का रेगुलरिटी, ये सब. तो
उसका उस टाइम में 95% एडहेरेंस था टीएलई के साथ, और 15/7/2020 से 13/10/2021 तक ठीक ठाक, मोटा मोटी ठीक ठाक रहा। तो लगभग 90% एडहेरेंस था पेशेंट। उसके बाद आपका 22/12/2020 से 22/12/2020 से 21/1/2021 तक आपका टीएलई था। उस समय में ठीक ठाक दवाई नहीं खाए थे पेशेंट। हाँ, उस टाइम में उसका 60% एडहेरेंस आ गया, क्योंकि पेशेंट ठीक ठाक दवाई नहीं लेते हैं, इसके इसीलिए उसका एडहेरेंस आपका 60% हो जाता है। और आपका 25/1/2021 से 23/2/2021 तक आपका एडहेरेंस ऐसे हुआ था। लास्ट जब 23/2/2021 में आया, तो 23/3/2021 तक उसका 100% एडहेरेंस हुआ था, मतलब पेशेंट ठीक ठाक दवाई खा रहा था। उसके बाद कन्वर्ट हो गया टीएलई से टीएलडी तक। 25/5/2021 से 25/6/2021 तक आपका एडहेरेंस ना के बराबर हो गया एकदम में। और हीमोग्लोबिन लेवल जो है 13.2 उसका आपका हीमोग्लोबिन है उस टाइम में। अल्कोहलिक पेशेंट, current habitual, and smoking current माने नॉन स्मोकिंग नहीं है पेशेंट, स्मोकिंग। टोबैको च्यूइंग current user, CD4 less than 350 on 60 उसका CD4 था। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन 60, और वायरल लोड मिस ऑन वायरल लोड, क्योंकि हम लोग पेशेंट जब चॉइस करते हैं तो उसके बाद आपका कुछ पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं ठीक टाइम से, क्योंकि हफ्ता में 1 दिन और 2 दिन हम लोग का वायरल लोड का डेट दिया गया है मैको से। तो इसी के लिए हम लोग जो डेट दिए थे पेशेंट को, तो वो ठीक ठाक नहीं आ पा रहा, ठीक ठाक नहीं आया था पेशेंट। सीवीनेट के बारे में डिटेक्ट हुआ था आपका 2/21 डिटेक्ट हुआ था उसका पाल्मोनाइज। उसके बाद उसका टीएलई टू टीएलडी तो हो ही गया था। टीएलडी के साथ हम लोग 4FDC के साथ आईपी इंटर्नशिप हेल्थ चालू हुआ था। तो चालू के बाद हम लोग देखे, पेशेंट को एनालिसिस किए, बढ़िया से एनालिसिस किए, लेकिन पेशेंट ठीक ठाक दवाई खाने के बाद 1 महीने के बाद वो आईपी 2 महीना चला गया, पेशेंट डिफॉल्टेड हो गया। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, जैसे आशा जो हेल्थ वर्कर, रूरल जो हेल्थ वर्कर लोग हैं, और जो हम लोग का सिस्टर है, उन लोग के साथ कंसल्ट किए, आईसीसी काउंसलर, और जो रूरल डेवलपमेंट जो हम लोगों का हेल्थ वर्कर है, उन लोगों के साथ हम लोग कॉन्टेक्ट किए। तो पेशेंट उसके बाद आपका पेशेंट क्या हुआ, पेशेंट ठीक ठाक नहीं पहुंचा। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके हम लोग उसे सपोर्ट देने के लिए, हम लोग जैसे एनजीओ लेवल से हम लोग कोशिश किए, लोग बाड़ी घर में भेजने के लिए, तो भेजे भी थे, लेकिन पेशेंट दवाई खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसी के चलते वो डिफॉल्टेड हो गया था। वो उसका जो कहना है वो इसीलिए डिफॉल्टेड हो गया था, यही कहना है। पेशेंट टू medicine from our center, where is the registered for 2 months, following which is the patient did not turning in spite of multiphonic telephonic conversation. The patient was not ready to take the rest of the medicine. यही मेरा कहना है। और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बेसिक टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ था, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल भी मेंशन हुआ है उसमें। हाँ, और कुछ इशू है, जो इशू हम लोग रखे थे, एक सेकेंड में, पेशेंट को हम लोग
ऐसा डिफॉल्टेड केस में पेशेंट को हम लोग कैसे मतलब ये करें, रिमोटिवेट करके हम लोग एआरटी सेंटर ले आए, एक पॉइंट। और हम लोगों का जो टीबी मेडिसिन है, आइसोनाइजेट, पाइडाजिनामाइड, इथाम्बोटल, जो जो मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ हेपाटोटॉक्सिसिटी के एक तो सबसे बड़ा चांस है, क्योंकि पाइडाजिनामाइड एक्चुअली हेपाटोटॉक्सिक ड्रग माना जाता है, तो हाईली हेपाटोटॉक्सिक, तो उसके साथ हम लोग लिवर प्रिपरेशन भी दे सकते हैं। ये सब हम लोगों को इंक्वायरी कुछ था, और पेशेंट प्रॉपरली फूड इंटेक नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो जिसमें पेशेंट का बेनिफिट के लिए अच्छा रहेगा। और एसटीएस जो एक चांस बोले थे हम लोग पहले 9 दिसंबर को जो हम लोग डिस्कस किए थे, 9 दिसंबर को जो डिस्कस किए थे, तो उसमें हमको आंसर मिल गया था एक चीज का, जो एम्प्टी स्टोमक में परफेक्ट जो मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए परफेक्ट। तो ये 3 जो पॉइंट थे वो हम लोग डिस्कशन करने के लिए रखे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इसी के लिए हम लोग किए हैं। और उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम भी था लॉकडाउन के चलते, लेकिन जो डप्को हम लोगों का है और जो सीएमओएच ऑफिस से जो कार्ड दिए थे, तो उस टाइम में हम लोग दवाई भी घर घर में पहुंचा दिए। टीबी मेडिसिन भी साथ में था, लेकिन टीबी मेडिसिन लिए उसके बाद आपका टीबी मेडिसिन कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब उसका आईपी कंप्लीट हुआ लेकिन सीपी कंप्लीट नहीं हो पाया। थैंक यू मैम ऑल। थैंक यू विश्वजीत जी। हेलो। थैंक यू विश्वजीत जी, हाँ। धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमें केस समझाया, इससे वेलकम। दिखता है कि आप कितना डेडिकेशन है आप लोगों का अपने पेशेंट और सेंटर की तरफ, क्योंकि केस बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है और आपको बहुत अच्छे से हर डिटेल पता चलती है, तो इससे समझ आता है आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू वेलकम डायरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर देवान सर। सो इफ यू कैन हियर अस। Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. I enjoyed the case presented by the Murshidabad team a lot, and as Thank you. pointed out, shows the level of dedication and sincerity with which we are trying to help our patients. Best wishes for today's meeting. I am observing it I'm watching and listening to it with a lot of attention. Please carry on, Dr. Ananya. Thank you, sir. It's very motivating, sir, for you joining us. Thank you so much, sir. तो अब आगे हम केस की तरफ बढ़े। अगर मैं आपको ये केस आज का एक थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूँ, आज हम केस इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं 37 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का, क्योंकि ये केस हमारे किसी भी एआरटी सेंटर में, नॉट दैट कि एक मुर्शिदाबाद का केस है, ये किसी भी एआरटी सेंटर का हर चौथा पांचवा केस ऐसा ही होता है जिसमें हमको एडहेरेंस में बहुत दिक्कत आती है। और वो एडहेरेंस में, जैसे कि ये केस था कि वो पेशेंट ने वेरिएबल एडहेरेंस शो किया। पहले मार्च टू जून वो 95% पे था, फिर उसकी एडहेरेंस 90% हुई, फिर एडहेरेंस ट्रेस नहीं कर पाए, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो ये वाला ये कि, और जैसे टीबी की दवाई ले ली जाएंगी, तो टीबी की दवाई भी उसने सिर्फ इंटेंसिव फेज तक खाई और फिर उसने कंटिन्यूएशन फेज में खाई ही नहीं। तो जितने एफर्ट्स इस सेंटर ने किए, जैसे कि आप इनने बताया कि इन्हें आशा वर्कर्स को भी इन्वॉल्व किया, बहुत टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में उनको बुलाने की कोशिश की, अपनी तरफ से सेंटर ने सारे एफर्ट्स किए, पर तब भी कुछ एक मिसिंग लिंक है जो एडहेरेंस हम लोग नहीं अचीव कर पाए हर पेशेंट में। और हमारा जितना हम डिजायर करते हैं, जितना सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं कि कोलैबोरेटिव एफर्ट हो बिटवीन द एआरटी सेंटर एंड द पेशेंट, और हम अपनी एडहेरेंस को 95% तक पहुंचा सकें ताकि उसका वायरल लोड सप्रेस रहे, क्योंकि एक एचआईवी की दवाई में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक एडहेरेंस 95, इसलिए एडहेरेंस इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पेशेंट का एडहेरेंस अगर 95% से ऊपर होता है तो स्टडीज हैव शोन कि उनका वायरल लोड सप्रेशन रहता है। तो जितना पेशेंट का वायरल लोड सप्रेस रहेगा उतना ही उसको उसकी लाइफ अच्छी रहेगी और उसके कॉन्टैक्ट, उसकी फैमिली, सब कुछ नॉर्मल, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल, मतलब नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी। तो इसलिए एडहेरेंस का इतना, मतलब कुछ भी बोलो एक अंडरस्टेटमेंट है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एसीआरटी सेंटर ने बहुत एफर्ट किए, जो कि हम सराहते हैं, जो हम अप्रिशिएट करते हैं। पर तब भी इतने सारे रीजंस होते हैं, दे कैन बी पर्सनल रीजंस, कि पेशेंट को एक एआरटी सेंटर में अपना
डिनायल में रहता है, दवाइयां नहीं खाना चाहता, डिप्रेशन में चल जाता है, साइकोलॉजिकल रीजन जिसको कहते हैं, या फिर जैसे आपने बताया साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तब उसका मन हट जाता है, उसको लगता है कितनी दवाइयां खाऊंगा, टू मच पिल बर्डन, और कहते उसे होप नहीं लगता, उसको ये नहीं लगता कि मैं ART की दवाई खाकर भी क्या कितने दिन रह लेंगे या क्या हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन होती है दवाई खाने के लिए, या फिर प्रोग्राम लेवल से भी कभी कभार ART सेंटर दूर लगता है, या सब कुछ लॉजिस्टिक रीजन हो कि दवाई मिले ना, ठीक टाइम पे ना मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इफ यू आर वर्किंग, क्योंकि जैसे हमने देखा है HIV पॉपुलेशन ज्यादातर वर्किंग एज ग्रुप में इफेक्ट करती है, और उस एज ग्रुप में तुम्हें इतना सब कुछ मैनेज करना और प्लस तुम दवाइयां का भी अपना मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से भी एडहेरेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो रीजन तो बहुत सारे हैं, और इसलिए हम बहुत ही लकी हैं आज हमारे पास इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए, और इन सारी चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सपर्ट है मैम हमारे पास। सो फर्स्ट वील हैव द poster, you have any? No. We can start with the session. Okay, pre-test, अच्छा pre-test full तो हो चुका है, so we can now start the diabetic. I would like to invite Dr. Shrikala ma'am. Ma'am? Yeah, thank you ma'am. थैंक यू मंडल जी, आपने केस बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और आज हम ये देखेंगे कि जो हमारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे है, पीपल लिविंग विद HIV एड्स, उनका एडहेरेंस या वो दवा कंटिन्यू चालू रखे, इसके लिए हमें किस तरीके से हमारा योगदान देना होगा, और क्या क्या ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट्स को ये हमारा जो इंफॉर्मेशन है या पेशेंट के साथ जो हमको काम करना है उसमें किस तरीके से ये मदद मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब भी हम एडहेरेंस की बात करते हैं तो दो अलग अलग इसमें कंसेप्ट्स आते हैं। वन इज कॉम्प्लायंस। जब भी हम कॉम्प्लायंस कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने ऐसे कहा है कि इस तरीके से आपको परहेज करना है या इस तरीके से गोली खानी है, तो उसे और वो उसी तरीके से फॉलो करना, ये हम कॉम्प्लायंस कहते हैं। वाइल एडहेरेंस ये जो होता है, ये एडहेरेंस ये दोनों जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, भले वो डॉक्टर हो, काउंसलर हो या फार्मासिस्ट हो या स्टाफ नर्स हो, और वो पेशेंट या पेशेंट का केयर टेकर या उसके साथ जो ट्रीटमेंट बड़ी रहता है, उनके दोनों के बीच में एक दूसरे की सिचुएशन अंडरस्टैंड करके जो एडहेरेंस रखने के लिए या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए जो एक नुस्खा याद किया जाता है या डिसाइड किया जाता है, जो प्लान बनाया जाता है, उसे हम एडहेरेंस कहते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि असेस करना कि उस व्यक्ति की क्या चैलेंजेस हो सकती है। अगर हम दवा उनको बोल रहे हैं कि सुबह लेना है या खाना खाने के बाद में लेना है, तो ये लेने में उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या? ये दिक्कतें आ सकती है तो उसके लिए क्या दूसरा पर्याय हो सकता है, और अगर ये पर्याय हम अलग अलग जो ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें से जो हम ऑप्शन चूज करते हैं, तो वो ही कंटिन्यू करने के लिए, वो उसी वक्त वो दवा कंटिन्यू करने के लिए किस किस की मदद मिल सकती है, क्या क्या एडिशनल सपोर्ट लग सकता है, ये सारा समझ के उस तरीके से उन्हें काउंसलिंग करना, ये एडहेरेंस का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट प्लीज। और ये करने की जरूरत क्यों है? बाकी सारे बीमारियों से HIV बीमारी आपको सभी को पता है कि HIV विषाणु जो रहता है वो अपने शरीर के सफेद रक्त कोशिका में पलता है, उसी में बढ़ता है, और उसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है। हर एक या 2 दिन में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होते वक्त उसकी संख्या जब भी दुगनी तिगुनी होती है, उस मल्टीप्लिकेशन होते वक्त अगर दवा नहीं है उपलब्ध शरीर में, पेशेंट ने दवा नहीं खाई है, तो वायरल लोड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, और इस वायरल लोड बढ़ते वक्त दवा कम मात्रा में शरीर में उपलब्ध होना, उससे म्यूटेशंस मतलब विषाणु में अंतर्गत परिवर्तन हो सकता है, और इस परिवर्तन के वजह से
बाद में दवा भी अगर लेता हो पेशेंट तो उस दवा का कुछ भी असर विषाणु पे नहीं होता है, या हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है। और इस ट्रीटमेंट फेलियर के वजह से हमें ये भी दिखाई देता है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन खराब होती जाती है, पेशेंट को टीबी पकड़ सकता है, या बाकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो हम कहते हैं वो पेशेंट को हो सकते हैं, और पेशेंट का CD4 भी कम कम होते जाता है। तो अगर हमें जो हमारे पेशेंट्स अभी ऑन ट्रीटमेंट है उनमें ये क्लिनिकल डिटेरियोरेशन नहीं होना है, उनको जो अगर हम दवा दे रहे हैं तो उसका असर पूरी तरह से अगर उनमें होना है, तो हमें एडेरेंस के बारे में क्या क्या स्ट्रेटेजीज है वो जान लेना और वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे जैसे अभी बताया गया था कि अगर पेशेंट की एडेरेंस अच्छी होती है, ट्रीटमेंट में अगर रोज एक गोली खानी है और महीने में 95% एंड अबाव एडेरेंस होता है, तो 81% पेशेंट में हमको वायरल लोड पूरा सप्रेस दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेशेंट को उस बीमारी के बारे में समझाना कि दवा लेना क्यों जरूरी है, क्यों लेना है, और दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है ये बता देना, ये कन्विंस करा देना, और लाइफ लॉन्ग ये एडेरेंस हमको रखनी है, भले किसी भी तरीके का कुछ भी तकलीफ बीमारी का हो या ना हो। कोई कोई पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के वजह से शुरुआत में साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स के बारे में उनको जानकारी देना, कौन से साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं तो उन्होंने इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करके उसके लिए कुछ अलग दवा या अलग उपचार लेने की जरूरत है, इसके बारे में उन्हें बता देना। ड्रग इंटरैक्शंस, अगर पेशेंट किसी दूसरी बीमारी के लिए भी दवा लेता हो तो वो जान लेना, और इसके साथ साथ प्रिवेंशन फॉलो करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कभी कभी हमें ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक ही फैमिली में 2 पेशेंट दवा लेते रहते हैं, लेकिन ये पेशेंट ने अपनी दवा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कई बार दवा के मॉलिक्यूल या जो अंतर्गत ये मेडिसिन होते हैं वो अलग रह सकते हैं, और इसका भी बुरा असर उनके हेल्थ पे हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो आप सभी को पता है कि जब भी नया पेशेंट हमारे साथ ART सेंटर में रजिस्टर होता है तो पहले हम प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग देते हैं। तो प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग देते वक्त हम ये सारी बातें जो हमने अभी कही है वो पेशेंट को अच्छी तरह से समझाते हैं। उसमें एक अहम बात होती है, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, NACO ने हमको कहा है कि ART जितनी जल्द शुरू कर सके, हाँ अगर सेम डे भी शुरू कर सके, अगर पेशेंट को दूसरी कोई TB जैसी बीमारी नहीं पाई है इनिशिएशन के वक्त, तो हम सेम डे भी शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हमें देरी नहीं करनी है, हमारी दवा रोज लेनी है, उसका टाइम जो है वो फिक्स करना है। दवा पूरी तरह से मुफ्त अपने ART सेंटर में मिलती है, वहां से लेनी है, और कुछ भी कंप्लेंट हो तो उन्होंने ART सेंटर के डॉक्टर या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो वहां पे उपलब्ध है उनको इत्तला करना है, उनकी सलाह लेनी है। और अगर पेशेंट बहुत बीमार हो या बच्चा हो तो एक ट्रस्टेड केयर गिवर जो पेशेंट को ये दवा लेने में या उनकी सहायता करने के लिए हमारे बीच में एक कड़ी बन सकती है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरीके से पेशेंट को और उनके केयर गिवर, फैमिली मेंबर को तैयार करते वक्त हमें कौन सी दवा उन्होंने लेनी है, ये दवा कभी लेनी है, दवा किस तरीके से फूड के पहले बाद में कितना उसमें टाइम होना चाहिए, पेशेंट का जो शेड्यूल होता है, अगर पेशेंट नौकरी पे जा रहा है वहां पे वो ले सकता है, नहीं ले सकता है, या स्कूल में जा रहा है बच्चा तो कौन सा टाइम जो है वो कन्वीनियंट रहेगा, क्या बाकी जो है वो आजू बाजू में होंगे तो वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीजें जान के उन्हें अप्रोप्रिएट टाइम जो होगा जब भी वो ले सकते हैं, ये शेड्यूल फिक्स कराना। अगर बच्चा है या पेशेंट इल है तो दवा, राइट दवा कौन
उपलब्ध कराएगा, घर में कौन ये जिम्मेदारी लेगा, ये सारी चीजें समझ लेना और समझाना प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग में आता है। नेक्स्ट प्लीज। सो जब भी हम प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग मुंबई के सेंटर्स में कराते हैं तो हम एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाए हैं। वहां पे पहले स्टेप यही होती है, और आप सभी को ये पता है कि बहुत बार पेशेंट अपने HIV डायग्नोसिस से लेके वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उन्हें ये नहीं सही लगता है कि उन्हें HIV हो या हुआ है। तो ये एक्सेप्टेंस के लिए क्या पेशेंट ने पूरी तरीके से समझ लिया है कि HIV बीमारी मतलब क्या है, और ये HIV बीमारी एड्स में परिवर्तित ना हो, या अगर पेशेंट का कंडीशन ज्यादा सीरियस हो, CD4 बहुत कम हो, तो ये समझ के लेना कि दवा लेना कितना जरूरी है और उससे हम किस तरीके से आगे आने वाली गंभीर समस्याएं टाल सकते हैं, ये समझा देना। ART दवा के बारे में बता देना, ART दवा के वजह से कैसे उनकी सेहत सुधर सकती है, ये उनको समझाना। अगर उन्होंने इसके पहले भी ऐसे दवा ली हो तो उसके बारे में जान लेना कि कभी ली थी, कि कौन सी ली थी, हाँ क्यों छोड़ दी है, ये जान लेना, ये बहुत जरूरी रहता है। ART के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना, ये किस तरीके से अपने शरीर में काम करता है, किस तरीके से HIV विषाणु को नष्ट करता है, और हमारी इम्यूनिटी या सफेद कोशिकाएं कैसे बढ़ती है, और रेगुलर टाइमिंग होना कैसे जरूरी है, और ये अपने डेली शेड्यूल में किस तरीके से ये टाइमिंग को फॉलो कर सकते हैं। डोज मिस न करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और दवा सही तरीके से रेगुलरली लेने के वजह से हम कैसे बाकी बीमारियां टाल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना, और इसके साथ साथ जो केयर गिवर या ट्रीटमेंट बडी आइडेंटिफाई करे, जो उनके फैमिली में से हो या कलीग हो या पीयर हो, और उन्हें भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करके लेना। पेशेंट का फोन नंबर, एड्रेस वेरीफाई करना, और पेशेंट का रेडीनेस जो है इस सारे प्रोसेस को, क्योंकि ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। आज दवा लिया और रिश्ता खत्म हुआ, ऐसे नहीं होता है। ये रिश्ता हमें, जैसे मंडल जी ने बताया, हमें कंटिन्यूअस पेशेंट का फॉलोअप रखना रहता है, तो वो रिश्ता ये यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट प्लीज। हमने जैसे ये केस में प्रेजेंट किया गया कि पेशेंट शुरुआत में सही तरीके से लेते हैं, बाद में एक आध बार छोड़ना चालू करते हैं दवाइयाँ। कभी पूछा जाए तो क्यों छोड़ी, टाइम नहीं था या भूल गए, ऐसे उत्तर देते हैं। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट, स्पेशली जब भी TB की दवा शुरू हो जाती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा दवाइयाँ हैं ऐसे लगती है, या दवा की साइड इफेक्ट के वजह से पेशेंट आना भी बंद करता है, बीच में बहुत दिन छोड़ देता है, तो उससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। तो जब भी हम ये इस तरीके से जो दवा बीच में छोड़ दी जाती है उसके कारण जान लेते हैं, तो ऐसे पाया जाता है कि बेसिकली जो 6 थीम्स हैं यहाँ पे दिखाए हैं कि परसेप्शंस अबाउट ART मेडिसिन, लोगों की, पेशेंट्स की ART दवा के बारे में क्या धारणाएं हैं। उसमें ऐसा किसी को लगता है कि रोज दवा लेना डिफिकल्ट हो सकता है, मेरे को पॉसिबल नहीं है मेरे शेड्यूल में, या किसी को ऐसे लगता है कि ये दवा की वजह से मेरे को और ज्यादा नुकसान होगा, या किसी को ऐसे लगता है कि साइड इफेक्ट की वजह से दवा छोड़ देना ही अच्छा है। तो ये क्या कारण है, ये हमें जान लेना जरूरी है कि पेशेंट क्यों दवाइयां बीच बीच में छोड़ रहा है। कभी कभी हमें दवाइयों के साथ या बीमारी के साथ स्टिग्मा भी पाया जाता है। एक तरीके की पेशेंट को डर रहता है कि बाकी लोग जान लेंगे कि मैं कौन सी दवा खा रहा हूँ या ये क्या बीमारी है। किसी को ऐसे भी लगता है कि अगर किसी को पता चला मेरे आजू बाजू में या मेरे जॉब की जगह पे, तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, या बाकी लोगों को घर में किसी को अगर बताया नहीं होगा पेशेंट ने। कभी कभी ऐसे भी हमें पाया जाता है कि जॉइंट फैमिली है और वो पेशेंट ने घर में बताया नहीं रहता है कि वो HIV पॉजिटिव है या दवा ले रहे हैं, तो फिर वो दवाइयाँ छुपा के रखते हैं, या घर में किसी को पता ना चले
इस तरीके का उन्हें एक हमेशा डर लगा रहता है। तो ये भी हमें जान लेना जरूरी रहता है कि जो मैंने कहा कि पेशेंट के साथ हमें रिश्ता बनाना होता है, तो पेशेंट की क्या सारी दिक्कतें हैं ये समझ लेना और उस तरीके से उन्हें समुपदेशन देना इम्पोर्टेंट होता है। ART के बारे में उनका नॉलेज, क्या उन्हें सही तरीके से पता चला है कि उनकी गोली कौन सी वक्त लेनी है, क्या डोसेज है, दिन में 2 बार लेना है तो कौन से टाइम पे लेना है, अगर मिस किया तो वो कभी वापस जब भी याद आएंगे तो कितने टाइम के अंदर लेनी है। कोई पेशेंट्स का प्रैक्टिसेस में पिल टेकिंग प्रैक्टिसेस में गलतियां दिखाई देती है कि पेशेंट का फिक्स टाइम नहीं रहता है, जब भी याद आया तभी ले लिया, या अगर उनको ये भी ऐसे लगता है कि फूड के साथ खाना है तो अगर मैंने फूड आज नहीं लिया, कुछ परहेज रखा है तो मैं नहीं खाऊंगा गोली, ऐसे नहीं करना है। कोई पेशेंट्स में मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, अगर घर में कुछ झगड़ा हुआ हो या उन्हें थोड़ा सा उदास लगता हो, चिंता लगती हो तो वो मेडिसिन नहीं लेते हैं, या अल्कोहल या ड्रग्स लेने के बाद मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें पूछ लेना जब भी हम एडहेरेंस काउंसलिंग कराते हैं, तो किस कारणवश पेशेंट दवाइयां नहीं ले रहे हैं, दवाइयां छूट रही है, तो वो जान के उस तरीके से पेशेंट को राइट इंफॉर्मेशन देना, उन्हें रियश्योर करना, अगर साइड इफेक्ट्स है तो उसके लिए करेक्शनल मेडिसिन अगर जरूरत है तो वो दे देना। अगर पेशेंट दवाइयां लेने में भूल जाते हैं तो कौन से रिमाइंडर स्ट्रेटजीज हो सकते हैं इसके बारे में बता देना। अगर कोई सीरियस इश्यू है तो पेशेंट को उस सेंटर में रेफरल देना, और बेसिकली पेशेंट के जो इश्यू है, जो उन्हें दिक्कतें हैं, वो समझ के उस हिसाब से पेशेंट सेंट्रिक प्लान बना देना एडहेरेंस के लिए, और उसके साथ हर एक विजिट में इस प्लान को फॉलो करना, और ये प्लान क्या वो फॉलो कर रहे हैं, वो उस प्लान के तरीके से दवाइयां लेने में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये देखना इसमें इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे इस इंफोग्राफिक में हमने अलग अलग रिमाइंडर स्ट्रेटजीज दिखाए हैं कि पेशेंट दवा अगर लेने के लिए, और ये शुरुआत के दिनों में पाया जाता है कि पेशेंट को उस वक्त दवा लेनी है, वो याद में नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो उसमें अलार्म हो सकता है, मोबाइल में अलार्म हो सकता है, कैलेंडर में टिक मार्क करना हो सकता है, या कोई फेवरेट टीवी सीरियल जो होती है वो उसके साथ वो देखते वक्त लेना, या अगर कोई ट्रीटमेंट बड़ी है तो उन्होंने उनको याद दिलाना। इस तरीके से अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और जैसे ही वो आदत हो जाती है दवा फिक्स टाइम पे ले लेने की, तो फिर शायद इतने रिमाइंडर स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुरुआत में ये जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर समय की पाबंदी नहीं रखते हैं तो किस तरीके से दवाइयों का असर कम होता है, ये यहाँ पे दिखाया है कि अगर पेशेंट दवाइयां टाइम पे नहीं लेता है या दवाइयां बंद कर देता है बीच बीच में, तो HIV विषाणु की संख्या शरीर में वापस बढ़ जाती है और वो दवा का असर कम हो जाता है, ये हमने यहाँ पे बताया है। उसी तरीके से अगर बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि पेशेंट किसी काम के वजह से या किसी दूसरे फंक्शन के लिए गांव के बाहर, शहर के बाहर दूसरी जगह पे निकल जाते हैं और उन्होंने अपनी दवाइयां नहीं ली रहती है, वो लेके जाना भूल जाते हैं और वहां पे फिर उनके पास दवाइयां न होने के कारण उनकी दवाइयां छूट जाती है। तो ये भी बता देना कि अगर पेशेंट का जॉब बहुत ज्यादा उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है या किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए या और किसी चीजों के लिए उन्हें नेटिव प्लेस जाना पड़ता है, तो उन्होंने अपने साथ
दवाइयाँ उनके पैकेजिंग के साथ लेके जानी है या ट्रीटमेंट कार्ड उनके साथ रखना है। कोई लोगों को अभी हमारे यहाँ कोविड के वक्त बहुत सारे लोग उनके गांव में चले गए, तो हमने ये भी कहा कि आपका ट्रीटमेंट कार्ड साथ में रखो, ताकि वहां के नजदीक के ART सेंटर पे आप दिखा के दवाइयाँ आपकी चालू रख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये पेशेंट को उसके बारे में बता देना, उसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। हमने कोई छोटे से एनिमेशन वीडियोस बनाए हैं मुंबई में पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, और इसे हमने जिंदगी ऐप ऐसे नाम दिया है। तो ये जिंदगी के तहत एक मोबाइल फोन में ऐप है, और हमने ART सेंटर में कियोस्क भी बिठाए हैं जिसमें वो ये वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ वीडियोस जो है शॉर्ट वो देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। मैं हमेशा कहता हूं कि दवाई लेने के मामले में अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो जिसे हर रोज दवाई लेने का मन नहीं करता, पर इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचने का यही रास्ता है। मैंने तो इन सब से ART की डोज लेना याद रखने के तरीके पूछ लिए हैं आज। तो बताओ क्या पता चला? हम भी तो सुने जिंदगी ऐप के अलावा और क्या क्या तरीके हैं। मैं तो हर रोज पूजा करता ही हूँ, तो बिल्कुल उसके बाद गोली खाकर एक डायरी के पीछे मार्क कर लेता हूँ। अपने फोन या घड़ी में अलार्म भी लगा सकते हैं अगर आप बिजी रहते हैं। मैंने तो खुशी के साथ हिसाब बना रखा है। हम दोनों एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं और गपशप के बीच ये काम भी हो जाता है। वाह वाह, जिंदगी जीने के इतने तरीके। अरे शांति, इतनी रात को फोन? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस अभी एक शादी से वापस आई हूँ। वो क्या है ना, पार्टी की वजह से मैं दवाई लेना भूल गई। दवाई का टाइम 3 घंटे पहले था। समझ में नहीं आया दवाई लूं या नहीं, तो फोन कर दिया। अरे अच्छा किया, तुरंत ले लो अपनी दवाई। अगली बार के लिए सुनो, अगर तुम दिन में एक बार दवाई लेती हो तो भूली दवाई को 12 घंटे के अंदर ले सकती हो, है ना? अगली दवाई के डोज सही समय पे लेना, कभी भी डबल डोज मत लेना, और अगली बार भूलना मत। बार बार इस तरह से दवाई लेट लेने से दवा का HIV पर असर कम हो सकता है। समझ गई, रुको दवाई लेती हूँ और फिर शादी की कहानी बताती हूँ। डॉक्टर सर, मैं हर शनिवार को दोस्तों के साथ एक आध पैग मार लेता हूँ। कहीं पढ़ा कि ART की दवाई के साथ शराब पीना जहर के समान है, तो उन दिनों मैं दवाई ना लूं? प्रणव, तुम शराब पी रहे हो तो भी ART दवाई लेना नहीं रोकना, दोनों को साथ ले सकते हो। बस शराब के नशे में दवाई का टाइम मत भूलना और ये पीने पर काबू रखना। ज्यादा शराब तुम्हारी प्रतिरोधात्मक शक्ति कम करती है और लीवर को भी खराब करती है। इससे HIV का उपचार मुश्किल हो सकता है। समझ गया डॉक्टर सर। तो HIV के उपचार में सातत्य रखना, और ये क्योंकि ये दवाइयाँ पूरी जिंदगी लेनी है, तो ये दवाइयाँ लेते वक्त जो कोई दिक्कतें आ सकती है आमतौर पे, उसे समझ के उसके जो सॉल्यूशंस है वो साथ मिलके प्लान करना और उसे निभाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप इस सारे प्लान में अपना रोल तो बहुत कामयाबी से निभाते होंगे। तो एक ये छोटा सा हमारा यहाँ का जो अनुभव है वो हमने शेयर किया है। थैंक यू। हमने समझा कि कभी कभार बहुत चीजें जो सिंपल लगती हैं, पर जब एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने करते हैं वो इतनी सिंपल होती नहीं है। पर जिस तरह से आपने समझाया बहुत ही सुंदर वे में, हमें काफी समझ आया कि हम क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जब ये उपचार में एडहेरेंस की प्रॉब्लम आए तो। और मैम आपकी ये ऐप बहुत ही फिर से हम इसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। आप हमको भी देखकर इतना अच्छी लगती है। तो पेशेंट के जैसे आपने ART सेंटर आपने बताया कियोस्क में लगी हैं, और आई एम श्योर इन पे पेशेंट का बहुत अच्छा असर पड़ता होगा पेशेंट पे इन ऐप्स वीडियोस का। यानी कि हमने एक्चुअली पेशेंट्स के क्या इश्यूज होते हैं ये पेशेंट्स से जान के ये सारे वीडियोस बनाए हैं। और आपने अभी जैसे देखा है, इट्स जस्ट हाफ अ मिनट और विदिन 1 मिनट वाले वीडियोस हैं। स्टोरी जैसे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और ART में
जो हमेशा पेशेंट्स के साथ जिनका व्यवहार होता है, डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है या काउंसलर्स है, इस तरीके से हमने ये स्टोरी लाइन में बनाए हैं। पेशेंट्स के बहुत सारे समस्याएं भी जो होती है, शादी करनी है या नहीं, बच्चा कैसे निगेटिव होगा, ये अलग अलग उनके मन में सवाल रहते हैं, या कभी कभी उदासी होती है या घर में पता चला तो क्या होगा, इस तरीके से भी प्रश्न रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने इसमें विषय लेके अराउंड 30 वीडियोस हमारे ये नए पेशेंट्स के लिए हैं। और हाल ही में हमने डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इस तरीके के जो ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट है, वायरल लोड, ऐसे उस पे 25 और वीडियोस अभी रिलीज किए हैं। थैंक यू मैम। मैम बाकी एआरटी सेंटर्स के बेनिफिट के लिए दोबारा मैं चाहूंगी आप बताएं कि ये आप हम लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं या अभी नहीं कर सकते, मतलब अगर बाकी एआरटी सेंटर्स इनको देखना चाहें और समझाना चाहें पेशेंट्स को इन वीडियोस या तो अगर आप ये वीडियोस चाहते हैं तो हम आपको वीडियोस की लिंक भेज सकते हैं, विच यू कैन शेयर विथ एआरटी सेंटर्स। ये वीडियोस जो है फिलहाल तो हिंदी और मराठी भाषा में हमने किए हैं। अगर किसी को दूसरी लैंग्वेज में चाहिए तो अगर वैसे रिक्वेस्ट उस सैट से आ जाता है तो हम सीडीसी से सपोर्ट उसके लिए ट्रांसलेशन और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करा के वो कराने के लिए सीडीसी से हेल्प मांग सकते हैं। बट दे आर ये सारे वीडियोस पेशेंट्स के लिए है, तो सिर्फ वो वहाँ पे एआरटी सेंटर में किस तरीके से दिखाएंगे वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में भी हम पेशेंट के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके देते हैं, इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत होती है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट्स के पास स्मार्टफोन की उपलब्धि नहीं थी, इसके लिए हमने वो कियोस्क में उपलब्ध करा के दिया है, ताकि वेटिंग पीरियड में पेशेंट अपने आप जो किसी वीडियो को देखना है वो देख सकते हैं। जी मैम, समझ आया मैम कैसे कर सकते हैं। तो बाकी तो मिस्टर विश्वजीत जी आप कुछ बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, एक मैडम, मेरा एगो माने आने वाला दिन में एक तो हमको जानकारी चाहिए था। जैसे आने वाला दिन में कोई भी प्रोग्राम आप लोग करेंगे तो जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे टीबी पेशेंट के साथ, माने टीबी पेशेंट के जो आसपास रहता है, मतलब जो जो इंटर क्लोज है, वो उन लोगों का जो फैमिली मेंबर है, उन लोगों को आईनी खिलाने का जो प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ, तो ये हम लोगों को हेल्थ वर्कर के लिए जरूरी है कि नहीं? हेल्थ वर्क भी माने खा सकता है कि नहीं, एक सवाल है। और दूसरा सवाल है, जो HIV से ठीक जो प्रोसेस है कैसे होता है, ये एक तो प्रोग्राम आप लोग कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। हाँ, बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग। दूसरा सवाल एक में रिपीट कर सकते हैं? आपका दूसरा सवाल समझ नहीं आया। दूसरा सवाल एक बार। हाँ, दूसरा सवाल जो है, जो HIV पेशेंट दवाई नहीं खाया, ठीक है, तो दवाई नहीं खाने के बाद टीबी कैसे होता है, जो प्रोसेस है, इनगोइंग जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम लोगों को माने मतलब ये कैसे होता है टीबी अंदर से, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो कैसे ग्रो करता है और कैसे होता है, ये जानकारी लेके एक तो प्रोग्राम रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए, माने हेल्थ माने एआरटी के लिए। यस, बहुत इम्पोर्टेंट आपने पूछा है, ये समझ के लेना, क्योंकि PLH यानी कि हमारे जो पेशेंट्स लिविंग विद HIV एड्स होते हैं उनमें टीबी होना, टीबी की रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और उसी के साथ साथ अगर पेशेंट का CD4 कम हो तो ये टीबी के लक्षण जो होते हैं वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं, उन्हें डायग्नोस करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये तभी टीबी के जंतु जो है, बैक्टीरिया जो है, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट जो हम कहते हैं वो कम होते हैं। जब भी CD4 आपने इस पेशेंट में बताया था कि 160 है, तो ये 160 है मतलब पेशेंट एडवांस डिसीज में, HIV डिसीज में है, और उसमें ऐसे होता है कि शरीर में उचित मात्रा में
लिम्फोसाइट्स या सफेद रक्त पेशियां नहीं है, तो हाँ, WBC। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो शरीर में जा चुका है उसे एक ही जगह पे सीमित रखने में, उसकी ग्रोथ जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, उसमें दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर में, और ये फिर टीबी की जंतु जो है पूरे शरीर में फैल सकते हैं और थोड़ा एडवांस टीबी डिसीज भी हो सकता है। तो ये शायद निश्चित एक सेशन उस पे रख सकते हैं कि टीबी हाँ, वही बोल रहे हैं। PLHIV में टीबी डिटेक्शन या किस तरीके से हम उसके जो सिम्टम्स, 4S सिम्टम्स हम जो कहते हैं, वो किस तरीके से हम समझ के अर्ली डिटेक्शन टीबी का हो जावे, ताकि ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाता है, टीबी तो टोटली क्यूरेबल है, टीबी पूरी तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ART की दवाइयां चालू रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझ के लेना बहुत इसेंशियल है। हाँ मैम। थैंक यू मैम। श्रीकला मैडम, आपका सेशन इतना असरदार था कि हमें प्री और पोस्ट में दिखाई दे रहा है कितना डिफरेंस आ गया है, लोगों की नॉलेज बहुत अपलिफ्ट हुई है। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेशन। तो मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर पढ़ने जा रही हूँ। पहला सवाल था कि इंडिकेशन फॉर टेबलेट कोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलैक्सिस इन PLHIV इज, तो पहला ऑप्शन जो था वही करेक्ट है कि CD4 is less than 350 cells and co-infected patients with HIV/TB. That is the correct option. दूसरा हमारा सवाल था the common health system reasons for poor treatment adherence among PLHIV. तो हमारे पास 5 ऑप्शंस थे और उनमें से जो 5वां ऑप्शन है all of the above, मतलब कि सारी ही ऑप्शंस जो हमने दी थी वो करेक्ट हैं। That is inadequate information about the disease, incomplete information about pill intake timing, suboptimal addressal of ARV side effects, and too many medicines. These are all the reasons. So all of them are correct, and congratulations to those who have completed the post-test and pre-test and attempted rightly. So feedback का poll भी आपकी screen पे, please feedback fill करिए, and over to Dr. Ananya for the closing remarks. शायद मैम ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें जैसे कि मैम ने बताया हमें कि एडहेरेंस और कंप्लायंस के बीच में क्या डिफरेंस है, और एडहेरेंस कैसे एक टीम एफर्ट है, और उस टीम एफर्ट में भी जो चैलेंजेस आते हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं, साथ में मिलकर ढूंढने, क्योंकि एक ये 5-7 दिन वाली दवाई है नहीं कि बहुत आसान हो किसी पेशेंट को कन्विंस करना। तो इसमें कमिटमेंट लेवल दोनों की तरफ से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से भी 100% होनी चाहिए और पेशेंट की तरफ से की, क्योंकि लाइफ टाइम किसी से कुछ कमिटमेंट मांगना इतना आसान काम नहीं होता, इट्स नॉट एन इजी जॉब, और ये हम सब समझते हैं। पर जैसे कि मैम ने आज बहुत कुछ समझाया हमें, तो होता है ना कि एक बेटर नॉलेज, बेटर ट्रेनिंग के साथ आई थिंक हम अपनी कमिटमेंट को ज्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। So with that positive note, I would like to end this session, and I would like to thank our expert for today, Shrikala ma'am. Thank you very much, ma'am. Yeah, thank you and all the best. Thank you, Biswajit ji, and thank you all the ART centers for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.